तो नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश टॉपिक चल रहा था अपना। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसका एक लास्ट शासक रहता है बलबन। उसकी उपलब्धि के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे और अपन उसके साथ में एक जो दिल्ली सल्तनत का वंश होता है खिलजी वंश, उसको भी इसी क्लास में अपन डिटेल से समझेंगे। तो क्लास में बने रहिए आप। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आने वाले एग्जामों में इस क्लास से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सुने, समझे और अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको एक इस क्लास से बेनिफिट मिल जाए। तो लीजिए साथियों, बिना अपन देरी किए होते क्लास को स्टार्ट करते हैं। शासक है बलबन। बलबन का जो कार्यकाल होता है वो 1267 से लेकर 1286 ईस्वी तक, इसके बीच उसके दरमियान उसका अपना शासनकाल रहता है। पहला प्रश्न बोलता है, सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की सेवा कर में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों पे सर्वोच्च पद खो दिया था, वो कौन था? बलबन की साजिशों में उसने सर्वोच्च पद खो दिया था, उसका नाम था इमादुद्दीन रेहान। आगे का प्रश्न है, इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार। आगे का प्रश्न है, बलबन को उलग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलग खां की उपाधि दी थी, वो दी थी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन को उलग खां की उपाधि दी, किसने दी थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने। आगे प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। ये उसका पुराना नाम था, ये पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? बलबन था वो अपने आप को किसका वंशज मानता था? ये मानता था अफसरा सियाब का। अफसरा सियाब था उसका ये वंशज बलबन अपने आप को मानता था। बलबन किस वंश का शासक था? बलबन था ये मुमलक वंश का शासक था, गुलाम वंश का था, दास वंश का था, एक ही नाम है। आगे प्रश्न है, देखिए, बलबन को जन्म तुर्कों की किस संप्रदाय में हुआ था? बलबन का जो जन्म था तुर्कों के कौन से संप्रदाय में हुआ था? तो तुर्कों के इल्बरी तुर्क संप्रदाय में हुआ था। बलबन का जो जन्म होता है वो तुर्कों के इल्बरी तुर्क संप्रदाय के अंतर्गत उसका जन्म होता है। आगे का प्रश्न है, वह मुमलक सुल्तान कौन था जो राजस्व में देवी सिद्धांत का पक्षधर था? देवी सिद्धांत का जो पक्षधर कौन था? वो तो बलबन। कौन था? बलबन। आगे देखिए प्रश्न, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के सम्मान प्रतिपादित किया था? थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, ऐसी कौन सी नीति, ऐसी समानता की नीति किसने अपनाई थी? कौन सा शासक था? तो एकमात्र शासक था बलबन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 3 स्टार लगा दीजिए, ये जरूर एग्जाम में टपकेगा। आगे का प्रश्न देखिए, अपने शक्ति को समेकित करने के बाद में बलबन से कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? अपनी शक्ति को समेकित करने के लिए एक उपाधि उसने धारण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था? उसको उपाधि का नाम था जिले इलाई। कौन सुल्तान को सव्य नायबे खुदाई कहता था? कौन था? ये कौन सुल्तान था जो शासक अपने आप को नवाब खुदाई कहता था? वो शासक था बलबन। बलबन अपने आप को नवाब
खुदाई करता था। आगे का प्रश्न है, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राज्य की नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? अगर बलबन की अपन को राज्य स्थिति जाननी है, उसके लिए जो मूल स्रोत है वो है बर्नी। बर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम है तारीख़-ए-फिरोज़शाही। उस तारीख़-ए-फिरोज़शाही में बलबन की सारी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, ताकि वहाँ से अपन को बलबन की सारी जानकारी अपन को मिल सकती है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे RS का हो, IS का हो, चाहे SSC GD हो, SSC CGL हो, पटवारी हो, रीट हो, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको प्रश्नों को बिल्कुल दरकिनार नहीं करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक क्लास को सुने, आपके लिए कारगर साबित होगी। लीजिए आगे प्रश्न है, किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर अपने शिलालेख पर सभी को खलीफा का सहायक कहा था? मतलब कौन से सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद थी, उस मस्जिद पर शिलालेख था, उसमें लिखा हुआ था खलीफा का सहायक। अपने आप को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो वो बलबन ने कहा है। बलबन अपने आप को खलीफा या भगवान का सहायक या दूत मानता था। आगे का प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने विषय में कहा गया है कि वो अपनी रक्त और लोहा नीति अपनाई थी? दिल्ली के कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त और लोहा नीति अपनाई थी? वह शासन था बलबन। आगे प्रश्न है, किस सुल्तान ने तुर्कानी सैलगानी का दमन किया था? तुर्कानी सैलगानी का दमन किया था वो तो बलबन ने किया था। इस जो प्रथा थी उस प्रथा को उसने खत्म कर दिया था। आगे प्रश्न है, बलबन के विषय में सही कथन। 2 कथन है, कौन कौन सी है? 5 कथन है। देखिए बलबन के कौन कौन से कथन है। उसने शक्तिशाली कुलीन वर्ग का दमन किया, पहला पॉइंट ये। दूसरा था, उसने अपने राज्य के मंगोलों को सुरक्षित किया था। अपने राज्य पे जितने भी मंगोल थे उन मंगोलों को उसको सुरक्षित किया था। किसने किया था? बलबन ने। तीसरा, उसने बंगाल में विद्रोह का दमन किया था। चौथा था, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया था और सारी सत्ता का अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। और 5वां था, वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये मोटे मोटे कार्य बलबन ने अपने किए थे। आगे देखिए, बलबन के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन देखिए क्या क्या है। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को परिभाषित किया था, बिल्कुल सही बात है। वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ताज मतलब शासक की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। और दूसरा था राजस्व सिद्धांत। तीसरा है, बलबन की राजस्व सिद्धांत में लोहा रक्त नीति पर आधारित थी। बलबन की जो राजस्व सिद्धांत था वो रक्त लोहा नीति पर आधारित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आगे देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया था? वह था बलबन। वह इलबरी शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पोबास और नौरज प्रारंभ किए थे? ऐसे कर जो प्रारंभ किए थे, सिजदा, पोबास और नौरज, ये कर किसने प्रारंभ किए थे? ये किए थे बलबन शासक ने किए थे। बलबन के कार्यकाल में सब घटनाएं करती है। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? नौरोज इसका जो प्रचलन करने वाला जो सुल्तान था उसका नाम था बलबन। आगे देखिए प्रश्न है, जिलिला को उत्तराधिकारी या राजाधिकारी संबंधी अवधारणा है, किससे संबंधित है? ये बलबन से संबंधित है। जिलिला राजाधिकारी सिद्धांत। आगे है देखिए, क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली में स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में संभवत दावा किया गया था कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं का त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। ये किस राजा के बारे में दावा किया गया था?
ये किसने किया कि अपने आप को राजा मल घोषित किया था? ये सारी घटनाएं गियासुद्दीन जो बलबन था उसके बारे में ही बताया गया है। जो क्लासिकल संस्कृत भाषा में दिल्ली में स्थित दीर्घ पालम बावली अभिलेख है उसमें ये सारी गाथाएं लिखी हुई है जो गियासुद्दीन बलबन के बारे में। ऐसे प्रश्न कई बार आपको जो कथन करनी होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अपन को ध्यान से पढ़नी चाहिए। आगे देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने एक पूरा वर्ष मेवातियों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल काटने में समर्पित कर लिया था? वो था बलबन। बलबन ने के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? उसका नाम था तगरील खां। तुगरील खां था वो उस समय बंगाल में विद्रोह करने वाला गवर्नर था। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? वो था मलिक बकबक। मलिक बकबक ने सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला पहला अमीर था उस समय। आगे का प्रश्न है, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? अपना राज्य बढ़ाने की नीति नहीं अपनाई थी। वो कौन शासक था? वो शासक था बलबन। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर शुद्धिकरण की नीति अपनाने के निम्न कारण है। बलबन ने अपने विजय के स्थान पर शुद्धिकरण की नीति अपनाई थी। क्या क्या किया था? पहला देखिए, विदेशी आक्रमण का भय। दूसरा है आंतरिक विद्रोह। तीसरा है भारतीय शासकों में तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। ये प्रमुख कार्यक्रम बलबन ने किए थे। आगे प्रश्न देखिए, बलबन को निम्नलिखित बातों से श्रेय दिया जाता है। किन बातों से बलबन को श्रेय दिया जाता है? पहला है दिल्ली सल्तनत था उसको सुदृढ़ किया था बलबन ने। उसके बाद 46 मंडल को नष्ट कर लिया था। जो 40वां मंडल था उस 40वां मंडल को उसने नष्ट खत्म कर दिया था। और तीसरा था सुल्तान के पद की गरिमा को स्थापित की थी उसने। ये 3 बड़े कार्य उसने किए थे। इसी बात से बलबन को श्रेय दिया जाता है। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति से किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फारसी पद्धति से उसने अपने दरबार का गठन किया था। बलबन के राजस्व सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये सासानी पर्शिया से ग्रहण किया गया है। आगे प्रश्न दीजिए, एक मलिक होते हुए भी वह खान हो गया फिर सुल्तान बन गया, वह व्यक्ति कौन था? पहले मलिक था, फिर खान हो गया, फिर सुल्तान हो गया। ये कौन व्यक्ति था? तो वो था बलबन। अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहित के दौरान में उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों, विदेशकों से बातचीत नहीं की। जियाउद्दीन बन्नी का यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? तो ये भी बलबन के संदर्भ में है। आगे देखिए, बरीदों के सफल अनुसरण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने पुत्र को सलाह दी थी कि मुखबिरों और जासूसों को दरबार के इर्द गिर्द फटकने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? जो मुखबिर है और जासूसी है उसको अपने दरबार के इर्द गिर्द घूमने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। शासक से उसकी आज्ञाकारी और विश्वासपात्र मित्रों में भय पैदा करती है और राजा उसकी विश्वास जो अच्छे शासन का आधार है को नष्ट करती है। ये बलबन ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन के संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए और है जो गुलामस के संबंधित है। आगे प्रश्न है, अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? उसका नाम था कैखू सरव को उसने नियुक्त किया था। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया था। उसका नाम था कैखू सरव। बंगाल विजय हेतु बलबन ने अपने साथ में किस पुत्र को लेकर गया था? उसका नाम था बुगुरा खां। बुगुरा खां को अपने साथ में वो लेके गया था। अब देखिए गुलाम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे एक बार देख लीजिए। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक होता है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। उसके बाद में आराम से आता है, वो लगभग 1210 से 1200
11 ईस्वी तक रहता है, 1 साल। इसके बाद शमसी वंश के अंतर्गत देखिए कौन कौन से होते हैं, जिसमें इल्तुतमिश होता है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। उसके बाद फिरोज शाह आता है 1237 ईस्वी में। उसके बाद में रजिया आती है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी में। उसके बाद में आता है बहरम शाह, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक। उसके बाद अलाउद्दीन मऊस आते हैं 1242 से लेकर 1246 तक। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद आता है 1246 से लेकर 1266 तक। उसके बाद लास्ट में आता है वो बलबंद आता है बलबंदी वंश का, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबंद, जो कि 1267 से लेकर 1286 तक। और लास्ट में आता है कैकुबाद आता है, यक्यूमर्स आता है, वो लगभग 1287 से लेकर 1290 तक शासन करता है। ये प्रमुख गुलाम वंश के शासक हुए थे, इसमें कुतुबी वंश है, शमसी वंश है, बलबंदी वंश है, अलग अलग वंश के शासक हुए हैं जो गुलाम वंश के अंतर्गत थे। अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। और तो देखिए खिलजी वंश में कौन कौन से शासक होते हैं, कैसा उसका प्रभुत्व रहता है, क्या क्या वो कार्य करते हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं, ये सारी इस क्लास में अपन खिलजी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्लास में बिल्कुल बने रहिए। देखिए पहला है खिलजी वंश। खिलजी वंश भारत में रहता है लगभग 1290 से लेकर 1320 तक। लगभग 30 साल तक खिलजी वंश होता है, वो भारत में अपना राज्य स्थापित करता है। खिलजी वंश का अगर प्रथम जो शासक होता है उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है वो लगभग 1290 से लेकर 1200 सिंधु की तक वो शासन करता है, लगभग 6 साल तक वो शासन करता है। खिलजी कौन थे? खिलजी तुर्क थे। पहले ही प्रश्न ये बनता है कि खिलजी कौन थे, तो खिलजी तुर्क थे। खिलजी कौन थे? तुर्क थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? उस खिलजी वंश का अगर प्रथम शासक था तो उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आगे का प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खरीद में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? जो किलो खरी है, उस किलो खरी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तब हुआ था 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? किलो खरी में। जलालुद्दीन ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था 1290 ईस्वी में, वो किलो खरी में करवाया था। आगे का प्रश्न है, खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है? क्योंकि पहला है, इस समय तुर्क अभिजात वर्ग था। तुर्क थे, वो अभिजात वर्ग थे, मतलब पैसों वाले वर्ग थे उस समय। अभिजात वर्ग उस समय उसका बोला बाला ज़्यादा होता था। तो अभिजात वर्ग था, ये राजा के बिल्कुल टच में होते थे। सत्ता की एकाधिक अधिकार की समाप्ति हो गई थी। उस समय जो सत्ता का था एकाधिकार था वो भी समाप्त हो गया था। दूसरा था, उसमें खिलजी सुल्तान ने अपने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रदान की थी। तीसरा था, साम्यवाद और आर्थिक नीतियों में उग्र प्रबल परिवर्तन किए थे। ये मोटे मोटे कार्य उस समय खिलजी वंश के शासन के स्थापना के समय हुए थे। आगे प्रश्न देखिए, किस शासक ने विचार किया था कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस सल्तनतकालीन शासक की आज्ञा से सीदी मोला नामक एक दरवेश को केवल राजद्रोह और संदेह पर फांसी दी गई थी? सीदी मोला नामक था व्यक्ति था, उसके सिर्फ संदेह के नाम पर उसको फांसी दी गई थी। वो किसकी आज्ञा से की थी? वो की थी जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से। नव मुसलमान कौन थे? नव मुसलमान कौन थे? तो नव मुसलमान वो थे जो दिल्ली के पास में बसे मंगलों के वंशज जिन्हें इस्लाम स्वीकार कर लिया था, वो नव मंगोल थे और नव इस्लाम थे। आगे प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन नवीन मुस्लिम आए थे? उस समय मंगोल आए थे। खिलजी वंश की स्थापना होती है उस समय भारत में मंगोलों का प्रवेश हो जाता है। आगे प्रश्न देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विरुद्ध विद्रोह करने वाला कड़ा मानिकपुर का गवर्नर कौन था? उस समय अगर उसके विरुद्ध विद्रोह करने वाला अगर जो गवर्नर था वो था मलिक सज्जू, जो मानिकपुर का गवर्नर था उसमें।
आगे प्रश्न है, किस इतिहासकार का कथन है कि जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था, उसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि जलालुद्दीन का जो प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा था। जलालुद्दीन के बाद में अगर खिलजी वंश में और कोई शासक होता है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल रहता है वो लगभग 1200 सिंधु से लेकर 1316 तक करीबन ये 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी भी भारत में राज्य करता है। अलाउद्दीन के शासनकाल में भारत में बहुत सी घटनाएं होती है, जैसे पद्मिनी की घटना है, कानर देव की घटना है। ये सारी घटनाएं उस समय हमीर की घटनाएं, इस अलाउद्दीन के समय ये सारी घटनाएं घटित होती है। लीजिए देखिए क्या क्या कार्य किए उसने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। हत्या कर गद्दी पर बैठा और हत्या कहाँ की? कड़ा में की थी। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी ने सभी को सुल्तान घोषित किया और सिंहासन पर सभी को भी आसीन किया था? वो कड़ा में किया था। कड़ा नामक स्थान था, वहाँ पर अपने पिता को मारा और मार कर गद्दी पर बैठा। किस सुल्तान को पहले अली गुरसफ के नाम से जाना जाता था? उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। गुरसफ के नाम से था। अलाउद्दीन खिलजी को गुरसफ के नाम से या गरसफ के नाम से जाना भी जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था कि नया धर्म चालू करना था, लेकिन उसने उलेमा वर्ग थे, उसने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन प्रारंभ के कुछ वर्षों के उपरांत में सार्वजनिक असंतोष और विद्रोह के कारण विचार किया और निम्न कारणों की पहचान की थी। पहला है राजा की अपनी प्रजा की आस्था के प्रति अवस्था के प्रति उपेक्षा तथा अनभिज्ञता का रवैया। दूसरा, अमीरों की मदिरापान और गोष्ठियाँ एक षड्यंत्रों की पृष्ठभूमि थी। और तीसरा था अत्यधिक संपत्ति का दुर्शक्ति और कुविचार दोनों के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया। और चौथा था गुप्त व्यवस्था का योग्यता। इन कारणों से जो असंतोष था, विद्रोह हुआ है खिलजी वंश के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय, इन कारणों से उसमें विद्रोह हुए थे। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अगर सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। जो सीरी दुर्ग है उसका भी अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया। और दूसरा था वह मंगोलों की दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता। वह मंगोल से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। आगे प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद निवेश के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? तो राजनीतिक मद निषेध पर प्रतिबंध लगाया था। आगे देखिए, जियाउद्दीन बर्नी का उल्लेख करता है कि शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी व्यभिचारी और यासी के लोगों ने अपने घरों के भीतर भटिया बनाकर शराब तैयार करते थे, उसे पीते थे और गुप्त रूप से ऊंचे दामों पर बेचते भी थे। उपयुक्त कथन में जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगाई थी? वह एकमात्र शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई थी, लेकिन लोगों ने घरों में समान शराब बेचना बनाना प्रारंभ कर दिया था। आगे प्रश्न देखिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व सिद्धांत किस पर आधारित था? राज्य के देवीत्व सिद्धांत क्या था? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स पर आधारित था। मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि वे शरीयत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। ये कथन किसने कहा?
ये कथन अलाउद्दीन खिलजी कहता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं लोगों को हुक्म देता हूँ कि राज्य के द्वारा लाभकारी समझता हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरी शरीयत के द्वारा अनुमत है अथवा नहीं है। और ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है। आगे देखिए क्लास में प्रश्न। जब उसने राजस्व सिद्धांत प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्रता बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये सब बर्नी ने कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि वो जब वो अपने राजस्व सिद्धांत प्राप्त किया था तब वो शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था उस समय, ये बर्नी कहता है। आगे देखिए वह सुल्तान कौन है जिसमें अधि राजस्व के विश्वास करता था, अधि राजस्व में विश्वास रखता था, न कि प्रभु सत्ता में। कौन था शासक? उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। मेरी सीमा के क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था? ये शिकायत कर रहा था उस समय काजी था मकसूदुद्दीन, उससे कर रहा था। अगले प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन एक राज्यपाल था? उस समय राज्यपाल था, उसका नाम था दीपालपुर का राज्य गवर्नर था उस समय, उसका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के समय वो कौन सा प्रथम राज्य है जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की सुरक्षा की और की थी? गुजरात के बघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? उसका राजा का नाम था कर्णदेव। गुजरात के बघेल राजवंश का था, अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे देता है, उसका नाम था कर्णदेव। अलाउद्दीन खिलजी को मालिक काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त होता है? गुजरात से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलिक नामक कपूर था वो अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है, वो गुजरात से मिलता है। किसे 1000 दीनार की पदवी दी गई थी? 1000 दीनार की जो पदवी दी गई थी, दीनारी की पदवी दी थी, वो दी थी मलिक काफूर को दी थी। किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर एक योग्य सेनानायक था। किस शासक के दिन कार्य था? वो अलाउद्दीन खिलजी के दिन था। किस सुल्तान के विरुद्ध खाजी मौला ने विद्रोह किया था? अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? पद्मिनी के पति का नाम था, उसका नाम, उसमें भी चित्तौड़ के राजा थे, उसका नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर किस शहर का नाम खिजाबाद रखा था? चित्तौड़ का रखा था। किसका रखा था? चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसके बाद चित्तौड़ का उसने नाम खिजाबाद कर दिया। ये लगभग 1303 के आसपास की घटना है। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चित्तौड़ अभियान में गया था? उसमें अमीर खुसरो था। विंध्याचल की पहाड़ियों पर पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्याचल की जो चोटियाँ थी उसको भी पार उसने कर दिया था। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने साम्राज्य के सुदूर दक्षिण से लगभग पूरे भारत में फैला दिया था साम्राज्य? उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में लगभग अपना आक्रमण कर दिया था, आधिपत्य स्थापित कर दिया था। आगे देखिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में प्रथम बार आक्रमण हुआ था। दक्षिणी भारत में प्रथम बार आक्रमण करता है 1290 में अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। वो पहला मुसलमान जिसने दक्षिण को जीता था, जीतने वाला एकमात्र शासक था मुस्लिम, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उस समय देवगिरी का शासक था, उसका नाम था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी का जागीर रायसान की उपाधि दी थी? उस राजा का नाम क्या था? उस समय देवगिरी के राजा थे, उसका नाम था रामचंद्र देव को उसने नवसारी की जागीर और राज्य रायन की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के संदर्भ में सही कथन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान है
धन प्राप्त करने का प्रयास था, और दूसरा था उसके दक्षिण राज्यों के विलय ने किया। किसने मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों से सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने दिया है। जो मलिक काफूर होता है वो दक्षिण भारत अभियान में जाता है, उसमें उसके विवरण की जो जानकारी देता है वो देता है अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत में अभियान का क्या उद्देश्य था? धन प्राप्त करना, पैसा लूटना प्राप्त करना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का। किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? जो पांड्य वंश था, उस पांड्य वंश ने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रभुत्व था उसको स्वीकार नहीं किया था। आगे का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारंगल में किस राजवंश का शासन था? उस समय अगर वारंगल में जो शासक था उसका नाम था काकतीय राजवंश हुआ करता था। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किस सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को उसने परास्त किया था, जो काकतीय वंश के शासक थे। दिल्ली के सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण का सामना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को बहुत बार उसने सामना करना पड़ा था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? उसका नाम था तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक ही दिन की बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण किसने दिया था? ईसामी तथा बर्नी ने दिया था। उसके बाद प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारी लुत्तुग ख्वाजा के भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण हुआ था? उसमें हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी था। मंगोलों को पराजित करने वाला अलाउद्दीन खिलजी किस सेना नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उसका नाम था जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी सेनापति जफर खान ने मंगोल आक्रमणकारियों को कब सामना करना पड़ा? 1258 से लेकर 1299 ईस्वी में उसने जफर खान से मंगोलों का सामना करना पड़ा। जफर खान नामक प्रसिद्ध वीर और जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया था और रस्तम के नाम से जाना जाता है, किस शासक का विद मित्र था? ये अलाउद्दीन खिलजी का विद मित्र था। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। ये प्रमुख आज अपने पढ़ा है वो खिलजी वंश और जो गुलाम वंश का लास्ट शासक था बलबन, उसके बारे में इस क्लास में पढ़ा है। ये क्लास अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिले। क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।